गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम केटिव क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये परीक्षा आप लोगों का प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें से आज का प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग देखने आए 25 मई 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन का पीवाई क्वेश्चन जो है, पीवाई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन का करने वाले हैं, जो आपका 25 मई को आया हुआ था। ठीक है, जिसमें से आपका पेपर वन और पेपर 1 का जो क्लास 9 to 10 का एक रहता है और एक रहता है 11 और 12 में आता है। तो जिसमें से आपका पेपर 1 और पेपर 2 में ये पेपर आपका दोनों का लिए काम करेगा। ठीक है, तो चलिए, जिसमें से हम मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ईवीएस जीके 20 क्वेश्चन रहता है, और जो शिक्षण कला ये वाला है तो इसमें रहता है 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले मैथ जीके रीजनिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, तो वो रहता है 31 से। तो चलिए हम लोग 31 से क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर 1 से लेके ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की, और 31 से क्वेश्चन करते हैं। तो पूछा है गांधी जी के पिता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है नवजीवन गांधी, करमचंद गांधी, पूर्णचंद गांधी, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है काबा गांधी। तो बताइए इसका होगा सही आंसर। चलिए, तो सही आंसर होगा करमचंद गांधी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर, करमचंद गांधी। आप जानते हैं गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कि गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले गांधी जी का पिता का नाम हो गया। गांधी जी का जन्म कहाँ था, तो जन्म याद रखिएगा, जन्म होता है, इससे हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, तो पोरबंदर। तो पोरबंदर में होता है कहाँ, गुजरात, ये गुजरात में है। जिसमें से इनका डेट है 2 अक्टूबर, कितना हो जाता है 2 अक्टूबर 1869। तो याद रखिए 1869 में इनका जन्म होता है। ठीक, पिता का मान हो गया। माता का नाम बोलेगा तो पुतली बाई। तो पुतली बाई, ठीक है, माता का नाम पुतली बाई। इनका जो मतलब कि गांधी जी है, गांधी जी का पत्नी, तो पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा। कस्तूरबा, तो कस्तूरबा गांधी। तो याद रखें मतलब उसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक, और इनका शादी कब होता, 13 वर्ष की उम्र में। तो 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले महात्मा गांधी जो होता है कहाँ से आते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से, मतलब कि अपना जो भी है पढ़ाई के दौरान 21 वर्ष वहाँ रहते हैं। उसके बाद जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाते हैं तो 9 जनवरी 1915 को भारत में प्रवेश करते हैं। इसी के मतलब कि 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रवासी दिवस। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के आह्वान के अवसर पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को हर साल मतलब कि मनाया जाता है। महात्मा गांधी का बोलेगा पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो पहला आंदोलन सिर्फ लिख दे रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था, ये चंपारण में हुआ था। तो चंपारण आंदोलन था, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक, महात्मा गांधी का एक आत्मकथा भी था, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ये वाला उसके द्वारा आत्मकथा था, 1927 में लाया गया था। तो कौन सा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए फिर कुछ जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा एक मतलब कि थोड़ी इतना डिटेल नहीं करते हैं इसको आगे। और फिर क्वेश्चन है, जैसे उनका मृत्यु कब हो जाता है, ये मृत्यु याद कर लीजिएगा। तो 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो जाता है, किनके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोलता है खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो अपने निर्माण के लिए लेते हैं। तो बताना है खनिज मतलब गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। सैकड़ों वर्ष लगता है, लाखों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं, बस 1 साल लगते हैं। तो कितने साल लगते हैं ये पूछा गया है। तो कितने साल लगते हैं, ये लाखों वर्ष लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाखों वर्ष। तो इसलिए आपको पता भी होगा, तो खनिज में जैसे कि जो भी है, तो जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सबको मतलब बनने में क्या था, लाखों वर्षों का समय लगता है। चलिए उसके बाद खनिज, तो खनिज में क्या आ जाएगा, खनिज, तो खनिज का उदाहरण में क्या हो जाएगा, तो खनिज में जैसे लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, लोहा तांबा ये सब खनिज का, एल्युमिनियम का जो है ये खनिज के अंतर्गत में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किन संस्था को है। तो बताइए कानून बनाने की जिम्मेदारी कौन सी संस्था को है, भारत के राष्ट्रपति को है, सांसद को है, चुनाव आयोग का, या उच्चतम न्यायालय का है। तो कानून बनाने की जिम्मेदारी किसका, सांसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांसद के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, दांडी मार्च किस तिथि को समाप्त हुआ। तो बताइए दांडी मार्च कब समाप्त हुआ था, 6 अप्रैल 1931 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1929 को, 6 अप्रैल 1928 को।
तो ये कब 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। तो ये कौन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। यहाँ पे ये महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह जो आंदोलन होता है, नमक सत्याग्रह आंदोलन था, तो यही नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू करता है, तो शुरुआत होता है 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 तक मतलब शुरुआत होता है और चलता का 6 अप्रैल 1930। तो अंतिम कहा यहाँ पे लिखा हुआ है 6 अप्रैल कब 1930। तो 6 अप्रैल 12 मार्च को शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930। और महात्मा गांधी के द्वारा जो ये शुरू करता है, तो कहाँ से शुरू करता है, तो ये साबरमती आश्रम, तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से शुरुआत करते हैं, जिसमें से उनके अनुयायी कितने थे, तो 78 अनुयायी। तो 78 अनुयायियों के साथ जाते हैं और कितना किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो 241 मील की दूरी तय करके ये महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध नमक सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर या फनी श्रवण रेणु। तो हिंदी उपन्यास महिला के आंचल के कौन लेखक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो फनी श्रवणनाथ रेणु ये महिला आंचल के लेखक है। तो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। ठीक है, जैसे रामधारी सिंह, तो रामधारी सिंह के द्वारा उनके द्वारा भी कुछ मतलब पुस्तकें लाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रामधारी सिंह से क्वेश्चन आता है। जैसे कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह के द्वारा लाया हुआ था। उर्वशी, तो ये सब रामधारी सिंह के द्वारा लिया गया था। चक्रव्यूह, रश्मिका, तो चक्रव्यूह ये सब जो है उनके द्वारा लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दिखाया गया था, बताइए कौन सा फिल्म दिखाया गया था, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस। तो चक दे इंडिया कौन सा फिल्म से मतलब कि कौन सा खेल का वर्णन किया गया है, तो आपका हॉकी। तो हॉकी के बारे में चक दे फिल्म, ये कौन सा मतलब ये जब हुआ था किसके विरुद्ध हुआ था, ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के विरुद्ध। और इसमें जो रोल किया था मूवी में, कौन रोल किया था, तो ये शाहरुख खान, तो शाहरुख खान ने रोल किया था। तो शाहरुख खान ये मूवी में रोल किया था, जिसमें से हॉकी का एक प्लेयर का रोल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खतरे में है, तो आपको बताना खतरे में कौन सा जानवर है। पहला ऑप्शन है बंदर, बाघ, हिरन या बाइसन। और ये सारा आपका 25 मई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बिहार स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस जरूर PYQ क्वेश्चन आप लोग लगा के जाइएगा। तो कौन सा जानवर में खतरे में, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। तो बाघ क्या है, खतरे में है, क्यों, क्योंकि इनकी जो प्रजातियां हैं ज़्यादा लुप्त होने के कारण क्या है, यहाँ पे इनका शिकार ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए खतरे की स्थिति में है। इसको हम बाघ को हम रॉयल बंगाल, तो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, और मतलब कि ये याद रखिएगा कि जानवर के लिए एक नियम लाया था 1 अप्रैल 1973 को लाया था, जिसमें से मतलब कि बाघों जानवरों के लिए संरक्षण का नियम लाया था 1 अप्रैल 1973 को। तो ये भी आप लोग याद रखें। और इसमें से जैसे कि खतरे में 10 प्रजातियों को शामिल करता है, जैसे डॉल्फिन के बारे में भी पढ़े होंगे। ठीक है, डॉल्फिन, एशियाई हाथी, एक सिंग वाले हिम तेंदुआ, बंगाल टाइगर, लाल पांडा, ये सब भी खतरे की स्थिति में है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। देखिए नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, दूध, पानी, फलों का रस या सब्जी। तो कौन प्रदान नहीं करता है, तो कौन सा प्रदान नहीं करता, तो पानी। तो कौन सा हो जाएगा, पानी पोषक तत्व जो कोई भी प्रकार का ये नहीं प्रदान करता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोलता है पौधे को स्वयं बढ़ने के लिए आवश्यक होता है, स्वयं बढ़ने के लिए, तो बढ़ने के लिए प्रोटीन, विटामिन, अनाज या पोषक तत्व। तो पौधे को स्वयं बढ़ने के लिए कौन आवश्यक है, तो ये आपका पोषक तत्व, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या है, ये पूछा गया है, वह पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी उपयोग किया जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होता है वह पदार्थ जिनका उपयोग शरीर के संपूर्ण शरीर के प्रणालियों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए करता है। ऑप्शन नंबर सी, रसायन जो शरीर की मांसपेशियों और अंगों में कार्य में सहायता करता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में से सभी। क्या होगा, तो सही आंसर पोषक तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो शरीर को पोषण देते हैं और साथ ही ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन शंकु का उदाहरण, तो शंकु का उदाहरण बताना है, तंबू, कांच, बॉल या बोतल।
तो शंकु का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो तंबू। तो तंबू आप लोग देखे होंगे, इस तरह का अगर तंबू बनाया जाता है तो यही तंबू जो होता है ये शंकु का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है 40 नंबर 2 देखते हैं। 42 गोले में केवल एक एक क्या होता है? फलक होता है, शिखर होता है, किनारा होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो गोले में क्या होता है? एक एक प्रकार का फलक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोले में एक प्रकार का फलक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 इसको कलर हम चेंज कर रहे हैं, एक मिनट। चलिए तो 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए तो 43 में है -11 मोड के अंदर है -11 प्लस दिया है, फिर मोड के अंदर 12 दिया हुआ है, इसमें 12 भी जो ये माइनस में है, और फिर प्लस मोड के अंदर -13 है। तो इस तरह का जब भी रहेगा तो आपको ये याद होगा, तो ये मोड है, तो है ये मोड होता है, इसका संख्या चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, इसके अंदर जो भी संख्या होता है वो हमेशा उसको प्लस में हम काउंट करते हैं। तो क्या करते हैं, तो सबको जोड़िए, तो ये सारा हो जाएगा +11 +12 +13, इसको सारा को जोड़ना पड़ेगा, जोड़िएगा तो वो आंसर आ जाएगा। तो सारा को जोड़ने के बाद सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 36। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें बोला है -56 दिया हुआ है और -34 है, तो ये क्या कितना हो जाएगा ये पूछा गया है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना होगा, तो -56 और -36 दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -90। ऑप्शन नंबर बी होगा -90। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें बोला है 10 समान अखबारों में एक ढेर में 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो 10 अखबारों का समान है, जैसे एक ढेर 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो प्रत्येक समाचार पत्र की मोटाई बताना है। तो 10 ठो है जिसमें से एक का ऊंचाई आपको दिया हुआ, तो 10 को बताना है, तो क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखिएगा, प्रत्येक प्रत्येक समाचार पत्र की मोटाई मोटाई बराबर होता है, फॉर्मूला होता है बराबर होता है कुल मोटाई बटे अखबारों की संख्या। तो अखबार की संख्या ये होता है। तो कुल मोटाई आपको दिया हुआ है और अखबारों की संख्या, तो कुल मोटाई मेरे पास कितना है, तो 15 है कुल मोटाई इंटू 10 बटे अखबारों की संख्या मेरे पास कितना है 10, यहाँ पे दिया है 10, बस इसको सॉल्व करना, 10 का जगह तो 15, तो 15 जो होता है ये 15 मिलीमीटर आता है। तो प्रत्येक समाचार के पत्र की मोटाई, तो देखिए 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता था। 15 मिलीमीटर का मान होता है 1 सेंटीमीटर, ये होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 5 mm, तो ये होता है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर इंटू 5 mm होता है 1 सेंटीमीटर 5 mm, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 इसमें बोला है दिए गए प्रश्न चित्र के स्थान पर सही विकल्प बताना है। सबसे पहले है 456, 15 और 627। तो इस टाइप का जब भी रहेगा तो आपको इस टाइप में क्या करना पड़ेगा, तो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर सही विकल्प हो। तो इस समय कुछ नहीं है, 4 5 6 बराबर 15 है, मतलब इस टू है, तो क्या हो जाएगा, तो 4 + 5 + 6 इसको जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो उसी तरह 6 2 7, तो इसको जोड़ेंगे 6 + 2 + 7, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, इसको जब जोड़िएगा तो ये आएगा 15, तो मतलब कि याद आएगा 6 2 8 8 और 7 7 14 15, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 47 यदि किसी भाषा में मंकी को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या लिखेंगे। तो ऐसे में क्या कीजिएगा आप बताइए, तो ऐसे में भी कुछ नहीं करना, तो मंकी MONKEY मंकी है, तो मंकी को हम लिखते हैं XD, उसके बाद J, उसके बाद M, उसके बाद N और L है। तो उसी प्रकार का हम हॉर्स को क्या लिखेंगे HORSE, हॉर्स है, तो हम क्या लिखेंगे ये पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप का जब भी आएगा तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले है इसमें आपको देखिए M से L, तो इसको अपोजिट अपोजिट लीजिए, M से L क्या हो जाएगा, एक घटा है ना, तो M में -1 करेंगे तो L में L -1 करेंगे, O में फिर माइनस करेंगे, तो ये क्या क्या घटेगा 3 करके, तो O में घटेंगे तो N आ जाएगा, N में घटेंगे तो M आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार Y में माइनस करेंगे तो X आ जाएगा, E में माइनस करेंगे तो D आ जाएगा, और K में माइनस करेंगे तो J आ जाएगा, समझे। मतलब सब में -1 -1 -1 -1 -1, इसी प्रकार का सब में -1 -1 -1 -1 और -1 कर देंगे। E में -1 कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, चलिए तो E में -1 कीजिएगा तो D आ जाएगा, तो यहाँ पे D आ जाएगा। तो इसी तरह कीजिएगा S में -1 कीजिएगा, S में -1 कीजिएगा तो R आ जाएगा,
और फिर आर में -1 की जगह तो क्या है क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद आर होता है, फिर ओ में -1 की जगह तो आएगा एन, और फिर मतलब एच में -1 की जगह तो जी, ई एफ जी, जी के बाद एच आता है तो डी आर क्यू एन जी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। इसमें बोलता है आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो के लिए कंटेंट के लिए वीडियो पे चैनल पे जुड़ जाइए, ताकि हम आपको सारा बिहार स्टेट से जितना भी क्वेश्चन आया है उसका सारा ओवरऑल आपको क्वेश्चन करवा सके। देखिए एक्स और वाई भाई है, तो एक्स और वाई क्या है, दोनों भाई है, तो लिखेंगे नीचे एक्स और वाई भाई है, तो भाई जब भी रहेगा तो मतलब कि यहाँ पे सेम सेम रहेगा, एक्स और वाई भाई है, तो भाई है दोनों में पता नहीं। फिर बोलता है आर वाई का पिता है, तो आर वाई का पिता, तो वाई का पिता कौन है, आर, तो यहाँ लिखते हैं आर, आर वाई का पिता है, पिता के लिए हम प्लस करेंगे। ठीक, चलिए एस जो है एक्स का मामा है, तो एक्स जो है एक्स का मामा, तो ये मान लो इसका कोई होगा मम्मी पापा यहाँ होगा, इसका मामा है तो कौन है एक्स, तो एस जो है एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा कौन है एस, तो एस लिख देते हैं। ठीक है, चलिए फिर बोलता है तथा टी जो है एस की बहन है, तो टी एस की बहन, तो एस की बहन हो जाएगा टी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, टी बहन हो जाएगी। तो टी और आर से क्या संबंध, तो टी का संबंध आर से क्या होगा, तो टी जो है आर का कौन होगा, तो आर यहाँ पे है, ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, तो आर का कौन हो जाएगा ये पत्नी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपका मतलब ये फीलिंग है तो इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए आपके पास 3 फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, अब 3 फिगर में से आपको इसको पहचान करके बताना होगा। ठीक, चलिए तो ये 3 फिगर आपको दिख रहा होगा, तीनों फिगर में आपको बताना है कि बाघ, जंगली जानवर और गाय के बीच में आपको रिलेशन बताना है। क्या होगा इसमें देखिए, तो सबसे पहले है बाघ है, जंगली जानवर और गाय है, तो देखिए बाघ और गाय और जानवर, तो देखिए जंगली जानवर के अंदर मान लेते हैं ये हम लेते हैं जंगली जानवर, तो जंगली जानवर के अंदर क्या आ जाएगा, बाघ आ सकता है, आ सकता है। फिर बोलता है गाय, तो गाय एक अलग हो जाएगा क्योंकि वह जंगली के अंतर्गत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आ जाएगा। इसमें बोलता है बाघ जंगली जानवर, तो ये रिलेशन नहीं मैच करता है, इसमें तो मैच करता ही नहीं, इसमें मैच करता ही नहीं। अब इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें बोला गया देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है 50 में क्या बोलता है, यदि इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो प्लस का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का अर्थ माइनस दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं प्लस का अर्थ माइनस दिया हुआ है। फिर बोलता है मतलब माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस का अर्थ बराबर गुना दिया हुआ है। अगला बोलता है, फिर बोलता है भाग का मतलब कि माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग, तो जहाँ गुना है उसका अर्थ होता है भाग, ये होता है। और नेक्स्ट बोलता है भाग का अर्थ होता है प्लस, तो जहाँ भाग होगा उसका अर्थ होता है प्लस, ये दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो प्लस का अर्थ दिया माइनस, माइनस का मतलब गुना, गुना का मतलब भाग और भाग का मतलब प्लस दिया है, तो आपको ये सोल्व करना होगा। तो 48 इंटू 15 प्लस मतलब 7 माइनस, माइनस नहीं है यहाँ पे भाग है, 7 डिवाइडेड बाय मतलब कि 7, एक मिनट इसको चेंज कर देते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है 480 गुना 15, 15 के बाद प्लस 7, उसके बाद फिर -4 डिवाइडेड बाय 12, ये है। तो इतना दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, 480 रहेगा, जहाँ गुना है, गुना का मतलब क्या डिवाइड, तो हम लिख देंगे यहाँ डिवाइड, डिवाइड लिख देंगे। फिर जहाँ है 15 तो इसको डिवाइड 15 कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब यहाँ पे दिया है, कहाँ पे देखिए प्लस का मतलब माइनस, तो -7, फिर जहाँ -7 है तो माइनस से माइनस की जगह पे क्या लिखा, -7 है तो माइनस का क्या लिखा, माइनस का गुना है तो गुना मतलब कि 4, और जहाँ भाग है तो भाग का मतलब था +12। बस इसको आपको सोल्व करना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ओवरऑल पूरा सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 16, तो आंसर आएगा 16, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इतना हम लोगों को कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, जो 1 से लेके 30 क्वेश्चन आता है, शिक्षण कला और दक्षता से जो क्वेश्चन आती है उसको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब हो गया हम लोग का कंप्लीट। आप करने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 1 में करते हैं, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसकी अनुशंसा करेंगे। आपको पूछा गया है कि बच्चा है तो बच्चे में आप उसको मतलब कला सक्षम में सुधार करना चाहते हैं तो आप किसकी अनुशंसा करेंगे, ये पूछा गया है। चलिए बताइए, तो हम विषय में रुचि पैदा करना चाहते हैं,
अनुभव के लिए एक रूपरेखा विकसित करेंगे, या इंद्रियों को तेज करेंगे, या मानसिक क्षमताओं का प्रशिक्षण करेंगे। तो क्या कीजिएगा इस समय में? तो हम ऐसे में क्या करेंगे, मतलब अनुभव के लिए एक रूपरेखा विकसित करेंगे। तो अनुभव के लिए रूपरेखा विकसित करेंगे, क्यों? क्योंकि यदि आप अनुभव के लिए रूपरेखा विकसित करेंगे तो बच्चे क्या अनुभव के तरीके से विशिष्ट तरीके से क्या सीखने में योगदान देंगे, और उनमें हम देखेंगे कौन पहलुओं में बच्चा कम विकास हो रहा है, तो उनकी हम जो भी प्रक्रिया होता है उसमें हम सुधार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को मिलना ही चाहिए। तो बच्चों को मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? प्रशंसा मिलना चाहिए, मान्यता, इनाम, या सभी। तो बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ओवरऑल हम क्या करेंगे, बच्चों को प्रशंसा भी करेंगे, मान्यता भी देंगे, इनाम भी देंगे। तो क्यों? इससे करने से बच्चों में क्या होता है, एक प्रकार की एक्टिविटी पर्सन होकर उसके मनोभावना उत्तीर्ण होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इससे बच्चों क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को खुद से करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसमें बोलता है सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी की आवश्यकता है। तो किसको छोड़कर सबकी आवश्यकता है? तो इसमें नेगेटिव ढूंढना है। उपयुक्त शिक्षण युक्ति का चयन करना, उपयुक्त रणनीति का चयन करना, उपयुक्त दृश्य सामग्री का चयन करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका उपयोग मतलब कि आवश्यक है सभी को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये तीनों की चीज का हमको आवश्यकता होती है, तो ओवरऑल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आप किन तरीकों से कहानी का कथानक बदल सकते हैं? क्या यह प्रश्न है? तो किस कहानी से कथानक बदल सकते हैं पूछा गया। संश्लेषण करके, बोध करके, ज्ञान करके, या अनुप्रयोग करके। तो किसके माध्यम से हम बदल सकते हैं? तो क्या करेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संश्लेषण के माध्यम से। अब संश्लेषण होता क्या ये जानते हैं? संश्लेषण मतलब होता है इसमें नया समाधान या विचार उपलब्ध करना। तो नया समाधान, तो समाधान करना या विचार को उपलब्ध करना। तो नया समाधान या विचार उपलब्ध करवाना, यही होता है संश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चों के पास जो भी मौजूद ज्ञान है उनको नए तरीके से जोड़ने और उन्हें संश्लेषित करने का यह मुहैया करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाता है कि कोई चीज कैसे काम करता है, तो छात्र क्या करता है, एक प्रकार का मॉडल बनाता है। ठीक है, मॉडल बनाता है, ये कैसे काम करता है, तो वह वे है मूल्यांकन करना है और अनुप्रयोग करना होता है, संश्लेषण करना होता है, ये इसमें नहीं होता है। तो क्या होगा, संश्लेषण तो अभी जस्ट जान के तो ये तो कट जाएगा। क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है, बच्चों क्या होता है उन तरीकों को अपनाएगा जिसमें से उनको मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन नहीं, बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए उनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जो भी तरीके, जो भी उनके बाद मतलब तरीके, विधियाँ होते हैं, उनको टीचर के माध्यम से क्या करना, उनको प्रोवाइड कराना। तो अनुप्रयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, नालिनी तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को जानवर हमारे मित्र विषय से, तो कौन सा टॉपिक है, जानवर हमारे मित्र विषय से परिचित कराना चाहती है। नालिनी एक क्लास की टीचर है, वो विद्यार्थियों को ये टॉपिक है, ये टॉपिक से परिचित करवाना चाहती है। तो विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कौन सा शिक्षण तकनीकी को अपनाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। आप पहला ऑप्शन देखिए, पहला है विद्यार्थियों से पुस्तक में दिए गए जानवर को चित्र देखने के लिए कहेगी। ऑप्शन बी, विभिन्न जानवर को तस्वीर दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग करेगी। ऑप्शन बी, ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न जानवर को चित्र बनाएगी। और ऑप्शन बी, जानवर को उनको उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म दिखाएगी। तो क्या करेगी ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ सके। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार करवाता है। क्या करेगी, नालिमा एक क्या कहते हैं, एक टीवी चलचित्र दिखाएगी जिसमें से क्या कहता है, जानवर को क्या है, क्योंकि देखिए किस क्लास है, थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास का बच्चा होगा छोटा छोटा, तो उसको क्या करा, जितना ज़्यादा आप वीडियो उसको प्रोवाइड कीजिएगा उतना ज़्यादा बच्चा उसको देख के ज़्यादा सीखता था। इसीलिए चीज़ होता है बच्चा देख के ज़्यादा गेन करता। तो ऑप्शन नंबर डी ये होगा, उनको वीडियो फिल्म दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, परियोजनाओं के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, सत्य नहीं है। यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, यह सामाजिक परिवेश को आगे बढ़ाता है, यह वास्तविक जीवन को पूरा होता है, यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। तो कौन सा सत्य नहीं है? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा शिक्षक केंद्रित गतिविधि। तो शिक्षक केंद्रित गतिविधियां जो होता है, केंद्र विधियां, ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। बाकी यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, यह सामाजिक परिवेश को आगे बढ़ाता है, यह वास्तविक जीवन को करता है। सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसका दायरा बहुत बड़ा हो, तो जिसका दायरा सबसे ज्यादा बड़ा हो क्या होगा, शिक्षण उपकरण, शिक्षण तकनीकी, शिक्षण रणनीति, शिक्षण विधि। तो क्या होगा, तो जिसका दायरा सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसका हो जाएगा शिक्षण रणनीति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षण रणनीति। शिक्षण रणनीति होता क्या, इसमें होता है कि उपकरण क्या क्या शामिल होना है,
जो व्यापक दीर्घकालीन उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहते हैं। तो दीर्घकालीन उद्देश्य को, तो दीर्घकालीन उद्देश्य को पूरा करने, तो दीर्घकालीन उद्देश्य जो होते हैं आपके, उसको पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शिक्षण रणनीति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक योजनाकार के रूप में शिक्षक को आवश्यक ही कार्य करने, तो शिक्षक को अवश्य कार्य करना चाहिए क्या में, कक्षा और पैनल को मतलब कि चर्चा को प्रोत्साहन करने के लिए करना चाहिए, मार्गदर्शन के प्रति सचेत रहना चाहिए, सबसे पहले यह तय करें कि शिक्षार्थी में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, ऑप्शन में विद्यार्थियों को प्रतिक्रियाओं और कुशलताओं का निरीक्षण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले यह तय करें कि शिक्षार्थी में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो शिक्षक को अवश्य ही कार्य करना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्लास के दौरान आपको पढ़ाने के दौरान क्या होगा, बच्चे में अलग अलग प्रकार के बच्चे मिलेंगे, जिसमें बच्चों को उसी के हिसाब, उसी के ढंग से, उसी के अनुसार से क्या करेगा, उनमें परिवर्तन करना चाहिए। बच्चों जो बच्चे ज़्यादा अच्छे थे तो वो थोड़ा फास्ट पढ़ना, जो बच्चे स्लो हैं उनको स्लो तरीके से उनको अच्छे तरीके से गाइड करना चाहिए। तो उनमें शिक्षार्थी में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ योजना के लिए कौन सा विकल्प सही है, सीखने को स्पष्ट उद्देश्य ना हो, एक बहुत कक्षा में अधिक विषय वस्तु रखना, रचनात्मक आकलन शामिल करें, या लचीलेपन की उपेक्षा करना चाहिए। तो पाठ योजना के लिए कौन सा विकल्प सही है, बताइए। तो रचनात्मक आकलन, तो ऑप्शन से रचनात्मक आकलन क्या होता है, ये सही होता है। तो ये होता क्या, रचनात्मक आकलन वो होता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र समझ के साथ साथ कौशल का अवलोकन करें। तो समझ समझ के साथ साथ कौशल का, तो क्या हो जाएगा, समझ के साथ साथ कौशल का उचित मूल्यांकन करना। तो उचित मूल्यांकन करना, यह होता है उचित मूल्यांकन। तो अपने समझ के साथ मतलब उचित रूप से मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सूक्ष्म शिक्षण मॉडल शोधकर्ता प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो देखिए आपको जो भी है उनको भी ऐसा भी पॉइंट भी याद रखना है। उच्च शिक्षण संस्थान ISU के अजमेर के द्वारा, उच्च शिक्षा संस्थान ISU बड़ोदरा के साथ, उच्च शिक्षण संस्थान ISSC शिमला के साथ, या ऑप्शन नंबर डी पुणे के साथ। तो किसको जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बड़ोदरा। तो ऑप्शन नंबर बी बड़ोदरा को उच्च शिक्षण का श्रेय जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व गुण होना चाहिए, छात्रों के कल्याण की चिंता होना चाहिए, विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, मतलब कि अच्छे शिक्षक के गुण, तो छात्रों के कल्याण के बारे में चिंता करना चाहिए। मतलब कि छात्र की सर छात्र क्या सीख रहा है, उनका व्यक्तित्व व्यवहार क्या है, उनके व्यक्तित्व व्यवहार को उनकी जरूरत, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनको ध्यान रखें, उनकी मतलब कि क्या करना, मार्गदर्शन करना। तो मार्गदर्शन करने में योगदान देना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित करते समय जो देखा जाता है कि शिक्षण तत्व का एक समूह शामिल होता है, यह कथन किनका है, कथन कौन दिया, ये पूछा गया। TF ग्रीन ने, हैमन ने, एल ग्रीन ने, या बूचर ने। तो कौन दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैमन। देखिए वीडियो फास्ट हो रही तो आप वीडियो को जरूर पॉज कीजिएगा और उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित कक्षा के लिए, तो छात्र केंद्रित कक्षा के लिए क्या करना होगा, व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना चाहिए, शिक्षण उनमें व्याख्यान को कम करने के लिए, पूर्व ज्ञान के संस्मरण करने के लिए, आपको हमारे पूरी कक्षा का संलयन करना। तो छात्र केंद्रित कक्षा क्या होता है, ये पूछा गया है। चलिए, तो छात्र केंद्रित कक्षा में होता है मतभेदों को, व्यक्तिगत जो बच्चों के बीच में जो व्यक्तिगत मतभेद है सर उनको क्या करना, कम करना, या संबोधित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, छात्र केंद्रित में क्या होता है, बच्चों को सबसे ज्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है कि बच्चों में जितना भी ज्यादा व्यक्तिगत मतभेद होता है उनको सबसे पहले कम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद में जैसे होता है ना, बच्चों जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, या ब्राह्मण कास्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चों के बीच में मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो होता है व्यक्तिगत में, कोई बच्चे देखिए विकलांग है तो विकलांग है, तो कोई बच्चे मतलब कि ज़्यादा तेज है, कोई बच्चे कमज़ोर है, तो उस हिसाब से में क्या होता है, बच्चे में मतभेद हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं, मतभेदों से संबंधित जो भी है उनको क्या कहता है, क्लासरूम में उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यही होता है छात्र केंद्रित शिक्षा। छात्र केंद्रित शिक्षा में होता है फिर व्यक्तियों को, बच्चों की जो भी ज़रूरत है, उनकी क्षमता है, उनकी रुचि, तो ये भी याद रखें पॉइंट, व्यक्तिगत ज़रूरत, क्षमता और रुचियाँ। तो ज़रूरत, क्षमता और रुचियों के हिसाब से उनको क्या कहता है, क्लासरूम में मुहैया मतलब उसके गतिविधि सीखने की सहायता आदि उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न विकल्पों में से एक क्रियाकलाप विधि का चयन होता है, तो कौन सा क्रियाकलाप विधि का चयन होता है, योजना, आयोजना, निर्णय लेना, या इसमें। तो क्या होगा, निर्णय लेना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्णय लेना।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा को सबसे अच्छा वर्णन करता था? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, परियोजना विधि या सहयोग करके, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण इकाइयाँ, व्यक्तिगत एवं क्षमता, समूह बनाना या छात्रों को लेबलिंग लगाना, परियोजना विधि या क्षमता को समूह का रैंकिंग लगाना। तो क्या हो जाएगा? तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन हो जाएगा? बच्चों के लिए करके सीखना, परियोजना विधि या सहयोग विधि। तो देखिए सहयोग विधि, करके सीखना बच्चों को ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रगतिशील शिक्षा में। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद से करता है और खुद से योजना बनाता है, खुद से सहयोग करके मित्रों के साथ कोलैबोरेट करके दोस्त के साथ सहयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होता है बच्चों को सीखने में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कलर चेंज करके देखते हैं। अनुशंसा जो अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? बताइए। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनिमय और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रखने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने के लिए या बच्चा को उनको पाठ रटकर याद करने के लिए। तो अनुशासन अनुगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार निभाता है, ये पूछा गया है। तो क्या है? बच्चों की अपनी शिक्षा को विनिमय और मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोलता है एक शिक्षक का रवैया मदद और मार्गदर्शन होना चाहिए ताकि वह आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका। तो शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए? हमेशा बच्चे के लिए हेल्पफुल, मददगार, मतलब कि रोजगार उनके अनुसार होना चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब क्या कर सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं। जैसे बच्चों को सही रास्ता पर ले लाना, उनकी राय का एक नियम के रूप में देखना, उनकी देख-रेख करना या उसका काम मतलब उनका काम पहले। तो बताइए क्या उनका भूमिका निभा सकें? तो क्या हो जाएगा उसका? उनकी देख-रेख में। तो उनकी देख-रेख में होता है, तो बच्चों का जो भी होता है, टीचर के देख-रेख में बच्चों का मार्गदर्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, नैतिक शिक्षण मतलब नैतिक शिक्षण की विशेषताएँ शामिल है। तो नैतिक शिक्षण की विशेषताएँ शामिल है। साहस और पारस्परिक कौशल का मूल्यह्रास, नैतिक विचार विमर्श का मूल्यह्रास, उदासीनता के लिए सहारना और नैतिक विचार विमर्श के लिए सहारना। बताइए तो नैतिक शिक्षण के क्या विशेषताएँ शामिल होगी? तो क्या विषय है? नैतिक विचार विमर्श के लिए सहारना। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचार विमर्श के लिए क्या? तो विचार विमर्श के लिए बच्चों को क्या करना? हमेशा क्लासरूम में उसको के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को हमेशा क्या करना? प्रोत्साहित करना है। कभी भी नेगेटिव उसको नहीं करना, नहीं मतलब कि डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चे की क्षमता है उनको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। तो मतलब कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करने के लिए पहला है स्वयं परिश्रम करना चाहिए, यह देखकर विद्यार्थी स्वतः ही तत्क्षण परिणाम मिलती है। नेक्स्ट है परिश्रमी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कड़ी मेहनत करके महत्वपूर्ण बारे में व्याख्यान दिया जाना चाहिए और कड़ी मेहनत से सफलता का उदाहरण प्रस्तुत किया जाना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वयं परिश्रम करना चाहिए और देखना चाहिए कि विद्यार्थी स्वतः तत्क्षण परिणाम मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षणिक के बारे में निर्णय। देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षणिक के बारे में पूछा है तो निर्णय लेना है। मात्रा, गुणवत्ता, समय अवधि या आयु, क्या होगा? तो क्या आएगा? गुणवत्ता। तो बच्चों के उनके गुणवत्ता का तो सही आंसर हो जाएगा गुणवत्ता। क्वेश्चन 22, कौन सा आकलन तकनीक छात्रों की ताकत, कमजोरी और सीखने की जरूरत को पहचानने पर केंद्रित करता है? तो बताइए कौन सा आकलन आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें बच्चों की हम ताकत जानेंगे, उनकी कमजोरियां जानेंगे और उनके सीखने की जो जो जरूरत है उनको जानेंगे। तो क्या होगा? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदात्मिक आकलन या मानव संदर्भित आकलन। तो क्या होगा बताइए? तो हम लोग सही आंसर जाएंगे इसमें नैदात्मिक आकलन। नैदात्मिक आकलन होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए नैदात्मिक आकलन होता है जिसमें से हम बच्चों की उनकी कमजोरियां को जानेंगे, उनकी सीखने की ताकत, ये सब के बारे में जानते हैं जो नैदात्मिक आकलन होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों की कठिनाइयों को हम जानते हैं, उसके हिसाब से फिर हम निदान करते हैं और उसके बाद फिर हम उनकी जरूरतों के हिसाब से उपचार भी देते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य। तो मूल्यांकन आप लोग पढ़े होंगे, इसको बोलता है इवेल्युएशन। तो क्या उद्देश्य होता है? छात्रों की उपलब्धि को मापना, किसी विषय में छात्र का परीक्षण करना, किसी छात्र का अंक या माप प्रदान करना, ऑप्शन में किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय देना। तो क्या होगा सही जवाब? तो क्या हो जाएगा? किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो क्या होगा सही है? छात्र के बारे में गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डीवी की सोच पर आधारित है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम पर, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम था, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम था, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चा जॉन डीवी के द्वारा क्या गतिविधि। तो जॉन डीवी क्या बोलता है? बच्चे गतिविधि करके सीखते हैं, तो एक्टिविटी करके गतिविधि करके सीखते हैं।
तो सबसे ज़्यादा योगदान गतिविधि क्रिया पे वो योगदान करता है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे क्या था वास्तविक जीवन समस्या से समाधान, तो वास्तविक जीवन, तो वास्तविक जीवन से, तो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान से ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सभी छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए पाठ्य चर्चा का हिस्सा है। तो डिजाइन किए गए पाठ्य चर्चा का हिस्सा है सामान्य शिक्षा, अतिरिक्त पाठ्य चर्चा, विशिष्ट शिक्षा या अध्ययन कार्यक्रम। तो बताइए क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सामान्य शिक्षा। तो सही आंसर ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा? सभी छात्रों के लिए हम सामान्य शिक्षा का प्रावधान करेंगे। सामान्य शिक्षा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार का कक्षा वातावरण बच्चों के सीखने के लिए अधिक अनुकूल है? तो अधिक अनुकूल, निष्क्रिय कक्षा वातावरण, शिक्षक अनुकूल कक्षा वातावरण, कक्षा भौतिक वातावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों के लिए अधिक अनुकूल? तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अधिक अनुकूल कक्षा वातावरण, शिक्षण अनुकूल वातावरण। तो कभी शिक्षा अनुकूल वातावरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा अनुकूल वातावरण। ठीक है, इसमें क्या होता है? यह वातावरण जिसमें से शिक्षक क्या करता है, छात्रों की जरूरत के हिसाब से, तो जरूरतों, तो छात्रों को जरूरतों के अनुसार से क्या करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन करते हैं और उन्हें सीखने के लिए मतलब कि आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं और सीखने के लिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एक वीडियो का उपयोग करके किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों को सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पे आईसीयू, तो आईसीटी, तो आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। बताइए आईसीटी पढ़े होंगे, छोड़कर, अलग किया गया, औपचारिक या फिल्म किया गया था। तो आईसीटी आप लोग पढ़े होंगे, तो आईसीटी क्या था? फिल्म किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिल्म किया गया। आप जानते हैं फ्लिप किया गया होता क्या है इसके बारे में? देखिए फ्लिप किया गया इसको बोलता है फ्लिप्ड क्लासरूम, इसको पढ़ते हैं FLIPPED, फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप क्लासरूम होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एक प्रकार का ये शिक्षण मॉडल होता है जिसमें क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, कक्षा के बाहर एक क्लासरूम है, उसके बाहर क्या कहते हैं, वीडियो, ऑनलाइन संसाधन या अन्य सामग्री जो भी होते हैं उनको करके पढ़ाई की सामग्री प्रदान करने का काम करते हैं। तो वही होता है क्लासरूम को ऑनलाइन या वीडियो को बाहर क्लासरूम के बाहर ये सब प्रदान करने करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, उनके बच्चों की जो भी समस्या हैं उनके समाधानों को चर्चा करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम देते हैं और उन पे जो भी है उनको पहल पर सुधारने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? तो किससे प्रभावित होता है? माता पिता का आकांक्षा, शिक्षक के व्यवहार से, सहकर्मी के व्यवहार से, ऑप्शन डी। तो मानसिक व्यवहार सब पे जिम्मेवार है। माता पिता का यदि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उस पर होता है। शिक्षक यदि बच्चों के साथ क्लासरूम में अच्छा से व्यवहार नहीं कर रहा तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे नहीं होता कि जो बच्चे तेज है तो उससे जो कमजोर बच्चे है उसको डांट देता है, फटकार देता है, तो इससे भी उस पर इफेक्ट करता है। सहकर्मी, यदि बच्चों का क्लासरूम का यदि उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं रहता, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो उसमें क्या था, डर, सहमति का मतलब डर डरा हमेशा रहेगा, क्लासरूम में अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पाता, ये सारा योगदान उसका रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ईवीएस, तो ईवीएस के शिक्षण में एक शिक्षक पेड़ों की पत्ती, तो पेड़ों के पत्ती के बारे में परिचय करवा रहे थे, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा उसको समझाने का? पहला है पत्तियों के बारे में मौखिक रूप से समझाना, एक मॉडल की मदद से पत्तियों और उनके कार्यों का व्याख्यान करना, पत्तियों का व्याख्यान ना देकर आप छात्रों में बगीचा में ले जाएंगे। बताइए, तो एक टीचर है, अब बच्चों को पत्ती के बारे में उसको जानकारी देना चाहिए, पत्ती ये है, पत्ती से ये ऐसा होता है, ये होता है। तो उनको क्या कहते हैं, एक बगीचा ले जाएगा और बगीचे में जो भी पत्तियां हैं उनसे रूबरू करवाएंगे, उनको प्रत्येक बच्चे को हाथ में पत्तियां देंगे और उनसे बोलेंगे देखो, तो बच्चे क्या कहते हैं उससे मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से उसको स्पष्ट करके देखा तो बच्चे ज्यादा उसको समझ पाएंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घर में कुछ अपशिष्ट पदार्थों, कौन सा अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने और उनको उपयोग बनाने के लिए कहते हैं, तो करने के साथ साथ बनाने के लिए भी कहता है। तो शिक्षक का शैक्षणिक इरादा नहीं है, तो क्या इरादा नहीं है पूछे? तो कचरे से बने सर्वोत्तम वस्तुओं का एक प्रदर्शन आयोजित करें, कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र को चयन करें, बच्चों का रचनात्मक विकसित करना और बच्चों को रियल क्लास, पुनः उपयोग, कम उपयोग करने वाली अवधारणा। तो उसमें नहीं पूछा है, तो क्या होगा, क्लास टीचर का यही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो किसी भी बच्चों का सर्वश्रेष्ठ बच्चों का सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि बच्चे इसमें करेंगे तो अन्य जो बच्चे हैं वो सब क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाएंगे कि सिर्फ यही बच्चों को सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, हम लोगों में क्या कमी है। तो ये चीज़ नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो गई और ओवरऑल 1 से लेकर मतलब कि हम लोग 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें से हम लोग मैथ, रीजनिंग, ईवीएस का 20 क्वेश्चन कर लिए हैं।
इसमें से भी शिक्षण दक्षता से 30 क्वेश्चन कर लिए, जो आपको एग्जाम में इसी टाइप का पैटर्न पे आपको एग्जाम में बनेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो भी आएगा इसका पैटर्न से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहता है क्लास के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।